हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डबल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। त्रिशा का बिहेवियर थोड़ा अजीब ही लग रहा था आज अविराज को। वो एक बार भी अविराज की तरफ अपने चेहरे को उठाकर नहीं देखी थी। अविराज जो बोलते बस वो चुपचाप बस अपने सर को हाँ में हिलाती या तो फिर ना में। अविराज उसके कान के पास धीरे से झुकते हुए कहते हैं, मैं पूरे कपड़े तो नहीं उतार सकता मैं तुम्हारे, लेकिन कम से कम ज्वेलरी उतारने में तो तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ ना। और फिर ये बोलकर वो त्रिशा के हाथों को अपने हाथ में ले लिए थे और उसके हाथों से अभी वो बैंगल निकाल पाते तभी त्रिशा, जो कि अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहती है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। नज़रें वो उसने ऐसे झुका रखा था कि जैसे उसकी नज़रों में कितनी नमी हो और वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही हो। अविराज, जो कि उसके बिहेवियर से इतना तो समझ गए थे कि त्रिशा किसी न किसी बात से परेशान है, मगर क्या चीज़ उसे इतना ज़्यादा तंग कर रही है, ये बात अविराज अभी तक समझ नहीं पाए थे। और जैसे ही अभी त्रिशा खड़ी होती है, अविराज भी उसके पीछे पीछे खड़े होते हुए कहते हैं, त्रिशा यू ओके ना? कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। वैसे तो रूम का टेम्परेचर इस वक्त नॉर्मल था, लेकिन अविराज की हालत नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रही थी। उनकी नज़रों से, उनके इस वक्त चेहरे से समझ में आ रहा था कि अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा पहली बार डर से गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशा को वाकई अविराज के बारे में कुछ ऐसा पता चला हो जो जो त्रिशा और अविराज के बीच में दूरियां बढ़ा दे, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन त्रिशा इसका कोई जवाब ना देते हुए तुरंत ही बाथरूम की तरफ जा चुकी थी। अविराज समझ नहीं पाते कि अब आखिर वो करे तो करे क्या, लेकिन अब उन्हें थोड़ा बहुत शक होने लगा था कि कहीं वाकई वो वानिका क्या आकर के सब कुछ त्रिशा को बता चुकी है। अविराज के बारे में वो क्या सोचती है, क्या ये सारी बातें त्रिशा को भी अब मालूम हो चुकी हैं। वहीं बाथरूम के अंदर त्रिशा, जो कि इस वक्त शावर ऑन कर चुकी थी, मगर वो उसके नीचे नहीं थी। इस वक्त वो रोना चाह रही थी, लेकिन अगर आवाज़ बाहर जाती तो अविराज को शक हो जाता। इसी वजह से उसने शावर को ऑन कर दिया था ताकि पानी की आवाज़ बाहर जाए, लेकिन त्रिशा के आंसू और उसके रोने की नहीं। लेकिन अविराज को इतना तो अंदाज़ा लग गया था कि लहंगा पहन करके वो शावर तो नहीं लेगी, और उसने शावर तुरंत ही ऑन कर दिया था, जिससे वो समझ गए थे कि अंदर त्रिशा भी क्या कर रही होगी। और वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल गए थे और ज़ोर से रेलिंग पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से में किसी को कॉल लगा देते हैं। लेकिन जिसको वो कॉल लगा रहे थे, डर के मारे वो तो बुरी तरह से काँप रहा था। बेचारे के हाथ से स्टीयरिंग भी इधर से उधर घुमाई नहीं जा रही थी, और वहीं वानिका उसकी हालत को देख देकर परेशान हो रही थी कि आखिर विक्रांत को हो क्या गया है। अब विक्रांत ने तो कॉल नहीं उठाया था, जिसकी वजह से अविराज दानिश को कॉल करते हैं, जो इस वक्त बाहर के आए हुए गेस्ट में ही बिजी था। लेकिन वो तुरंत ही अविराज को कॉल उठाते हुए साइड में जा चुका था और धीरे से पूछता है, हाँ सर, कुछ बात थी? दूसरी तरफ से आवाज़ तो काफ़ी लो थी, मगर काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली। विक्रांत कहाँ है? मुझे उससे अभी के अभी मिलना है, किसी भी कीमत पर उसे यहाँ मेरे सामने ले आकर खड़ा करो दानिश। दानिश ये सुनते ही थोड़ा सा घबरा गया था कि क्या वाकई विक्रांत की आज मौत तय है क्या? अविराज ऐसे क्यों बुला रहे हैं उससे? वो धीरे से पूछता है, सर आर यू ओके ना? मैं आऊँ क्या अंदर? एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ। वो तुरंत ही फ़ोन रखते हुए जल्दी से अंदर की तरफ भागता और देखता है कि सेकंड फ्लोर की रेलिंग पर अभी अविनाश टिक कर खड़े हैं, और इस वक्त वो लगातार अपने फ़ोन से अपने फोरहेड को रब किए जा रहे थे, जैसे कि अपने गुस्से को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हों। वो भागते हुए अविनाश के सामने आता और थोड़े डरे और सहमे आवाज़ में कहता है, सर विक्रांत को क्यों अचानक? सर सब ठीक है ना सर? अविराज जैसे ही अभी अपनी नज़रों को उठा करके उसकी तरफ देखे थे, वो एकदम से अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं अभी बुलाता हूँ सर उसे। मैं देखता हूँ सर उसको फ़ोन करके। अविराज, जो कि दानिश के कंधे पर जैसे भी हाथ रखे थे, वो एकदम से कांपते हुए कहता है, क्या हुआ सर? उसको इतना डरा समय देकर के अविराज को और गुस्सा आ रहा था, और वो उसके कंधे को जोर से दबाते हुए कहते हैं, मार नहीं रहा हूँ तुम्हें, शांति से खड़े रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर उसे कॉल करके बुलाना होता तो मैं भी बुला सकता हूँ, वो कॉल नहीं उठा रहा है मेरा। उससे बात करो और उसे मेरे सामने ले आकर खड़ा करो। और हाँ, उस वानिका को तो मेरे सामने लाना मत, खामखा कुछ हो जाएगा मेरे हाथों। और ये बोलकर वो काफ़ी गुस्से में कमरे के अंदर जा चुके थे। दानिश अपने पसीने को पोंछते हुए खुद से कहता है, विक्रांत, फंसा दिया साले तूने। मेरे रिसेप्शन में भी मुझे काम करवाया जा रहा है, तरस ही नहीं आती मेरे ऊपर किसी को। जाना पड़ेगा। और वो जल्दी से नीचे की तरफ भागता है और अपने कुछ आदमियों को कहता है, विक्रांत के लोकेशन को ट्रेस करके उसे तुरंत ही यहाँ पर लेकर आओ, और अगर प्यार से ना तो ज़बरदस्ती पकड़ कर खींच कर लाना, वरना रिसेप्शन के दिन ही मौत हो जाएगी आज मेरी। इस सर को भी क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या हो गया अब ऐसा? वही दूसरी तरफ त्रिशा, जो कि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अविराज, जो बाथरूम की तरफ अपना हाथ मारते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है अंदर?
मुझे पता है कि तुम नहा नहीं रही हो, तुम रो रही हो त्रिशा। बाहर आकर रो मेरे सामने त्रिशा। लेकिन अंदर से इस वक्त कोई आवाज़ नहीं आती। अविराज जो परेशान होते हुए कहते हैं, त्रिशा अगर मैं चाहूँ तो डोर को अनलॉक कर सकता हूँ और अंदर ज़बरदस्ती आ सकता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। त्रिशा अचानक ही शावर को बंद करती और फिर अपने कपड़े को चेंज करते हुए अब वो जाकर के बाहर निकली थी और सारी ज्वेलरीज को अपने हाथ में ले जाकर के वो एक ड्रेसिंग टेबल पर रखती और फिर अविराज की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे थे, मैं तो नहा रही थी। अविराज उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, बाल तक उस लड़की के गीले नहीं हुए थे ठीक से, और वो कह रही है नहा रही है। हाँ, ये बात थी कि उसने अपने चेहरे को अच्छे से धुल रखा था ताकि उसके आंसू अविराज को ना दिखे, लेकिन उसकी आंखें तो लाल थीं, जिससे आसानी से पता चल सकता था कि अंदर वो क्या कर रही थी। उसके चेहरे के पास जाकर के अविराज, जो कि वैसे तो काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन फिर भी त्रिशा के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने हाथों को उसके चेहरे पर प्यार से रब करते हुए कहते हैं, त्रिशा क्या हुआ है, कोई बात है तो तुम मुझसे बताओ, मैं उसे शॉर्ट आउट करूँगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो तुम मुझसे पूछो, अपने दिल में कोई डाउट मत रखना। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, कैसी कन्फ्यूजन होगी पापा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मेरा ना तबीयत ठीक नहीं लग रहा, शायद मेरी बैक पेन हो रही है और इसी वजह से ना मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ हार्मोनल इशू होगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आदत थी त्रिशा को अपनी प्रॉब्लम्स छुपाने की, क्योंकि बचपन से उसकी प्रॉब्लम में किसी को कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी, वो चाहे कितने भी दर्द में हो कोई सुनता ही नहीं था, और अब उसे आदत हो गई थी कि ऐसे ही तो होता है हर जगह, उसे अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ना ही वो किसी को बता करके कोई भी इससे प्रॉफिट पा सकती है, तो फिर वो क्यों बताए। त्रिशा जो कि आराम से अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर कर चुकी थी और ऐसा प्रिटेंड करती कि उसे तो बहुत तेज नींद आ रही है। अविराज जो उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, उसके हर एक एक्शन को नोटिस कर रहे थे और उसके ठीक पीछे खड़े होते हुए कहते हैं, ठीक है, आई ट्रस्ट यू, अगर तुम कह रही होगी तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे। और फिर वो धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम अपनी कोई प्रॉब्लम मुझसे छुपा रही हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा त्रिशा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल कर सकूँ, और अगर तुम उसमें भी मेरा साथ नहीं दे सकती तो मुझे वाकई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। और ये बोल करके अब वो प्रॉपरली खड़े होते हुए कमरे से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि अविनाश के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लाइंट्स और साथ ही कुछ ऐसे लोग मेंबर आए थे जो कि उनके मीटिंग में उनके साथ देने वाले थे, क्योंकि यहाँ नीचे पहले से ही मीटिंग की अरेंजमेंट करवा रखी थी दानिश ने। अविनाश की आदत थी अपने काम को प्रायोरिटी देना, अब वो पूरे टाइम फंक्शन में अपने टाइम को वेस्ट कैसे करने दे सकते थे। इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसे गेस्ट को बुलाया था जो कि उनके क्लाइंट थे और उनके साथ ही कुछ अपने बिजनेस पार्टनर्स को। यहाँ नीचे एक बड़ा सा ऑफिस एरिया बना हुआ था जहाँ पर अविराज अपने बाकी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन रह करके उनकी नज़र पड़ रही थी उनके फ़ोन पर जिसमें कैमरा ऑन था। त्रिशा जो कि अपने हाथों को एक दूसरे के साथ लगातार रब किए हुए लगातार शिवर करती जा रही थी, और जैसे अविराज को त्रिशा का ये रूप दिखा था वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई थिंक वी शुड पोस्टपोन दिस मीटिंग। ये बोलकर ही बस वो वहाँ से निकल गए थे। दानिश एकदम से अपने मुंह को खुला का खुला रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग थे वो कि फ़ॉरेन से आए थे और साथ ही कल ही के कल वो लोग निकलने वाले थे, और अविराज अचानक से कहीं चले गए। ऐसा भी क्या इमरजेंसी आ गया है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग जो कि अविराज के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि सब के सब डरते थे, और साथ ही अविराज के घर में होकर के अविराज के खिलाफ कौन ही कुछ कह सकता था। सब लोग बस अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की फीकी स्माइल लिए हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दानिश जो कि अपने सर को झुकाए हुए सबसे माफ़ी मांगते और फिर वो भी अविराज के पीछे पीछे जा चुका था, लेकिन अब उनके कमरे के अंदर तो जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अब वो अपने सर को अपने हाथों से रब करते हुए कहता है, अब क्या हुआ यार, उफ, मैं कहाँ फंस गया हूँ। वहीं अंदर इस वक्त त्रिशा जो कि बहुत ही बुरी तरह से शिवर कर रही थी, उसका दिल बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, जैसे दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी और साथ ही दिल तो उसका ऐसे पिघलता जा रहा था जैसे कि बस उसे कोई आकर के गले लगा ले और ज़ोर से उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोले कि वो है, सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं था उसके पास अभी। त्रिशा जो खुद के ही अपने हाथों से कवर करते हुए खुद को ही समझाते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचते त्रिशा। त्रिशा आई नो बच्चा, तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें संभाल लूँगी त्रिशा, ठीक हो जाएगा सब।
और वो इसी तरह से लगातार कभी अपने हाथों से अपने गालों को रब करती, तो कभी अपने शोल्डर को, तो कभी अपने हाथों से अपने बैक पर अपने हाथों से टैप करती, जैसे कि वो खुद को कंसोल करने की कोशिश में लगी हो। अविनाश ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था। वो नहीं चाहते थे कि वो तृषा के इस हालत के बीच में आकर के उसे डिस्टर्ब करे और उसे एम्बैरस करवाए, और वो नहीं चाहते थे कि उसकी प्राइवेसी ऐसे रुइन हो। लेकिन उन्हें पता था कि इस वक्त तृषा को बाकी उनकी ज़रूरत है। और जैसे अभी वो धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए उसके ठीक पीछे पहुंचे थे, तृषा, जो कि लगातार अपने आप से ही बातें किए जा रही थी, मुझे नहीं समझ में आता, मैं हर बार ऐसे कन्फ्यूजन में क्यों पड़ जाती हूँ। 2 रास्ते होते हैं और मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकती। मैं क्या करूँ? घर वालों की बात मानूँ या फिर उस लड़की की? लेकिन घर वालों की बात मानने के हिसाब से मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं उनको भी कभी नहीं छोड़ सकती। मैं क्या करूँ? मेरी खुशी क्यों नहीं देखी जाती आपसे भगवान? और जब देखना ही नहीं होता मेरी खुशी, तो मुझे देते क्यों हो? मैं क्या करूँ? तभी पीछे से अचानक ही उसको किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ था। वो एकदम से डर करके सहम जाती और फिर ऐसा प्रिटेंड करती कि वो तो बिल्कुल एक्टिंग कर रही थी, और वो से हाथ महसूस हुआ था। तृषा का एकदम से मूड पूरी तरह से चेंज हो चुका था, और फिर वो अपने हाथों से अपने गालों को रब करती और फिर अपनी आंखों को रब करते हुए कहती है, ओह गॉड, शिट 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 शिट। आप कब आए? वो जैसे ही पीछे मुड़ी थी, हाँ, उसके आंसू तो उसकी आंखों में थे, जो कि वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से साफ कर ली थी, मगर अभी भी कुछ आंसू के बूंद रह गए थे उसके चेहरे पर, जिसे विराज अपने थंब से धीरे धीरे साफ करते। और फिर इस वक्त वो नीचे अपने घुटनों पर बैठे हुए थे, जिसे देखकर कि तृषा भी तुरंत ही खड़ी होती, लेकिन अविराज उसको चुपचाप बेड पर बैठे रहने का इशारा करते हैं और प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, क्या कर रही थी? तृषा सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे अपने अकेलेपन में कोई और नहीं चाहिए होता था। कि उसकी पर्सनल लाइफ थी और उसे यहाँ पर बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। और वो एकदम से अपनी बातों को पलटते हुए कहती है, वो मैं, आपको पता है, आपको नहीं पता क्या, कॉलेज में फेस्ट होने वाला है, तो बस मुझे ना थोड़ा ड्रामा वगैरह करने के लिए बोला गया, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना प्रैक्टिस कर लूँ मैं। आई नो थोड़ा वियर्ड था, पर मैं कोशिश कर रही थी। आप क्यों आ गए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए? मुझे ना एक प्राइवेट रूम चाहिए जहाँ पर कोई भी ना आए। अविराज उसे कहते हैं, ताकि तुम वहाँ पर अच्छे से एक्टिंग कर सको, राइट? तृषा कहती है, हाँ वही तो, बाबा करके परेशान कर दिया ना मुझे। यार आप बहुत गंदे हैं, मुझे नहीं पसंद है ऐसे कोई आ करके मेरी प्राइवेट लाइफ में बीच में दखल दे, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। उसके पैर, जो कि अभी भी कांप रहे थे, हाथ को तो वो जैसे तैसे करके संभाली हुई थी, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उससे बहुत ज़्यादा नफरत थी कि कोई भी आकर के उसकी पर्सनल लाइफ में इस तरह से दखलंदाजी दे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी दुनिया एक पल के लिए पूरी तरह से ख़त्म सी हो गई है, और अभी अगर वो मर भी जाती तो उसे इस बात का ज़्यादा दुख नहीं होता जितना कि इस बात का होगा कि अविनाश को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो अजीब थी, उसके बारे में अगर कोई जान ले तो उसे ऐसा लगता था कि वो तो दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोर लड़की मानी जाएगी, और वो तो सबके सामने स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करते करते शायद थक सी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मजाल थी कि कोई उसके अंदर के दर्द को जान पाए। अविराज, जो कि उसके ठीक अब बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, मैडम जी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं आप, एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत एंटरटेन हो रहा था, एक बार और करोगी? तृषा सुनकर कहती है, नहीं अब फील नहीं आएगा मुझे, ऐसे थोड़ी ना सबके सामने मैं करना शुरू कर दूंगी एक्टिंग, मुझसे नहीं होगा, अब हो गया, मैं सोने जा रही हूँ। और ये बोलकर बस वो जल्दी से अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर ली थी, ताकि और देर तक उसे अविनाश का फेस इस तरह से देखना ना पड़े, क्योंकि उनके साथ आई कांटेक्ट करना तृषा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अविनाश जो प्यार से उसके सर पर अपना हाथ टैप करते हैं और फिर उसके बगल में आकर लेटते हुए कहते हैं, तृषा कितनी बच्ची जैसी हो ना, तो तुम्हें लगता है कि वाकई मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। लेकिन ये बात वो बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे थे कि तृषा को सुनाई तक ना दे, और फिर वो धीरे धीरे ब्लैंकेट को उसके चेहरे से नीचे करते हुए कहते हैं, क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी परेशान है? ये सुनते ही तृषा कहती है, नहीं मुझे नींद आ रही है बस, एक तो बैक पेन मेरा ठीक नहीं हो रहा ना। और ये बोलकर वो दूसरी तरफ करवट ले ली थी। यही बहाना मिला था उसे दूसरी तरफ करवट लेने का और अविराज से अपने आप को थोड़ा देर के लिए पीछा छुड़ाने का। अविराज भी उसको पीछे से जोर से कडल करते हुए कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरी बीवी, पता है मुझे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे इस तरह से बातें छुपाती हो। तो ये सुनते ही तृषा का दिल और ज़ोर से धक 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 करना शुरू कर दिया था,
और वो परेशान होते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया। मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? सोने दीजिए प्लीज़। और ये बोलते हुए उसकी सांस भी काफ़ी ज़्यादा अटक रही थी क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, जो कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर फिर भी बोल रही थी वो। अभी अविराज कुछ भी और नहीं कहना चाहते थे तृषा से। वो समझ रहे थे कि हो सकता हो तृषा को प्रॉब्लम हो। अगर अविराज उससे कुछ भी पूछने की कोशिश करे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की को और ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाए, जिससे बस उसके पीठ पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, अगर ज़्यादा दर्द है तो बता दो, मैं मसाज कर देता हूँ। लेकिन तृषा बस अपने चेहरे को ना हिला करके अब सो चुकी थी। अविराज भी प्यार से बस उसके सर पर अपने हाथ को सहलाते तो कभी उसके पीठ पर, और इसी तरह से वो भी चुपचाप बस उसके बगल में लेटे हुए थे। लेकिन बार बार उन्हें कुछ तो खटक रहा था। क्या वाकई वो अच्छे हस्बैंड नहीं बन पा रहे? क्या वाकई वो अपनी वाइफ को इतना कंफर्टेबल फील नहीं करवा पा रहे कि तृषा उन्हें आकर के सब कुछ बता सके? हाँ, तृषा को एक अलग सी दिक्कत थी, या बीमारी कह लो या कुछ, लेकिन अविराज से वो कोई भी बात शेयर नहीं कर पाती थी, इवन किसी से भी। अविराज जो इस वक्त खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, और इसी तरह से उनकी पूरी रात बीत जाती है। तो ही तृषा के सर पर अपने हाथों को सहलाते सहलाते फाइनली अब जाकर के सुबह हुई थी। तृषा की आंखें, जो कि भले ही बंद तो थी, मगर उसे नींद आज अच्छी नहीं आई थी क्योंकि बार बार उसके दिमाग में उसके मॉम डैड की बातें, और वहीं उस लड़की वानिका नाम की उस लड़की ने जो भी कुछ कहा था उसकी बातें, जो कि पूरी तरह से अब तृषा के दिमाग में खिचड़ी पका रही थी। जैसे विराज अपनी जगह से उठ करके अभी कमरे से बाहर निकले थे, शायद जिम करने के लिए, तृषा भी चुपचाप उठकर बैठ जाती है और अपने दिल पर जोर से हाथ रखते हुए कहती है, क्या करूं? कैसे 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 बात करूंगी इस बारे में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और फिर उसकी नज़र पड़ती है उसके ठीक बगल में रखे ड्रेसिंग टेबल पर वो सारी ज्वेलरीज, जिसे देख करके तृषा के दिमाग में कुछ तो ऐसा चला था जिससे वो तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं ये नहीं कर सकती मैं, ये करना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, ये कैसे कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ? अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो लोग मेरे मॉम डैड को बहुत हर्ट कर देंगे और उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर मम्मी ने मुझसे कहा है तो मुझे ये काम करना ही चाहिए। क्या करूं? और उसके दिमाग में अब जो आया था, तृषा को अपने दिमाग की बात माननी पड़ती क्योंकि वो मजबूर थी। वो सारी ज्वेलरीज को अपने एक प्यारे से बैग में रखती और फिर उसे छुपा कर के वार्डरोब में डाल दी थी, अपने कपड़ों के बीच में, और फिर जाकर के सो जाती है। जिससे पहले ही अभिराज आ पाते तृषा सो चुकी थी, और इससे पहले कि अविराज वहां पर एंटर होते तृषा पूरी तरह से अब गहरी नींद में जा चुकी थी। ऐसा वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी। फाइनली अविराज थोड़ी देर में तैयार होते और आज वो सुबह ही सुबह ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। तृषा को आज वो कॉलेज नहीं ले जाते क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बच्ची थक गई होगी। वो बस उसको प्यार से उसके गालों पर सहलाते हुए कहते हैं, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना, खाना भी टाइम से खा लेना, और डिनर तक तो मैं आ ही जाऊँगा। फ़ोन करूँगा, फ़ोन भी उठा लेना। मुझे पता है तुम सब सुन रही हो, ड्रामेबाज। और ये बोल करके वो धीरे से उसके फोरहेड पर किस करते हैं और उसे उठाते नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि तृषा को शायद अभी भी अविराज को फेस करने में दिक्कत हो रही है किसी बात से। अविराज, जो कि विक्रांत को बुलवा तो दिए थे, लेकिन अविराज खुद ही बाहर नहीं गए थे, भले ही दानिशपुर की मैसेजेस पर मैसेजेस किए जा रहा था। जैसे ही अभी अविराज बाहर की तरफ अपने कमरे के निकले थे, तुरंत ही दानिश दौड़ करके आते हुए कहता है, सर विक्रांत, वो मैंने उसे गेस्ट हाउस में रखा है सर, आपको बात करनी थी ना, आप रात में आए नहीं सर, तो मैं। दानिश की इस बात को सुनने तक के लिए अविराज अपनी जगह पर रुके नहीं थे और बस जवाब में इतना ही कहते हैं, विक्रांत को लेकर के ऑफिस आओ। और ये बोलकर वो अपने घर से बाहर निकल चुके थे। वैसे तो अर्चना जी ने उन्हें आवाज़ लगाने का सोचा, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अपने बेटे को हर बार टोकना ठीक नहीं होगा। अगर उनका मन नहीं है नाश्ता करने का तो रहने देते हैं। अविराज भी बिना किसी से मिले तुरंत ही गाड़ी में बैठते और वो बाहर निकल चुके थे। आज अविराज का मूड सब लोग नोटिस कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही अपसेट है, जिससे सारे लोग बैठ करके अब डाइनिंग टेबल पर गॉसिप कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है। अचानक से कल रात में यूं तृषा अविराज का अपने स्टेज से उठ जाना और फिर इस तरह से अविराज का सुबह सुबह निकल जाना। तृषा भी अभी तक नीचे नहीं आई और ना ही कल रिसेप्शन के फंक्शन के बाद से उसने किसी से भी बातें की है। लगभग अब 10 बज चुके थे सुबह के। अर्चना जी, जो कि अब तृषा की तबीयत को लेकर के थोड़ा सा टेंस्ड हो रही थी, जिससे वह दरवाजे से बाहर से ही खटखटाते हुए कहती हैं, तृषा बच्चा तुम ठीक हो? तृषा, दरवाज़ा खोलो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ है?
अचानक से दरवाज़ा खुलता है और त्रिशा, जो कि पूरी तरह से इस वक्त रेडी थी और अपने हाथ में एक पर्स ली हुई थी और अपनी मम्मी जी की तरफ देखते हुए हल्का स्माइल करते हुए कहती है, सॉरी, वो मैं तैयार हो रही थी। वो कल मम्मी ने बोला था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने जाना है। अगर आप परमिशन दे दो, क्योंकि कल से फिर मैं कॉलेज जाना शुरू कर दूंगी तो घर नहीं जा पाऊंगी। जैसे अर्चना जी अपनी प्यारी सी बहू को ऐसे साड़ी में सजा सवरा देखती हैं, वो उसकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, हाय कितनी प्यारी लगती हो तुम ऐसे साड़ी में, लेकिन बहुत मासूम हो, इसलिए किसी की नज़र ना लग जाए। इधर लाओ, कान के पीछे काला टीका लगा देती हूँ तुम्हें। आंखों की काजल से एक थोड़ा सा काजल लेकर के उसके कानों के पीछे लगा चुकी थी और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खुद ही अपने साथ बाहर की तरफ लाती और जैसे अभी उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जा पाती तो शाह जो धीरे से कहती है, नहीं मम्मी जी, मुझे खाने का मन नहीं है, मैं घर पर जाकर खा लूँगी। मम्मी ने बोला था कि मैं अपने हाथ से कल तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तो मैं जाऊँ घर। मृदुल ये सुनकर कहती है, त्रिशा तुम घर जा रही हो? मुझे भी तो कम से कम बता देती, मैं भी रेडी। लेकिन तभी त्रिशा कहती है, नहीं नहीं दी, आप रहिए ना यहाँ पर, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी। दादी को देखना था और दादी का तो मन नहीं लगता ना मेरे बिना, तो मैं जाऊँ क्या? इस बात पर सब लोग उसे परमिशन दे दिए थे और क्यों ही रोकते उसे। हाँ, अर्चना जी ने इसी घर के ड्राइवर को बुला करके त्रिशा को अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, लेकिन त्रिशा इस बात पर कहती है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आप खामखा। लेकिन अर्चना जी कहती हैं, हमारे घर से पहली बार अपने घर पर जा रही हो, ऐसे ऑटो में नहीं भेज सकते बेटा, और अविनाश को अगर पता चला तो बहुत डांटेगा सबको, तुम गाड़ी में ही जाओ, ठीक है? ये सुनते त्रिशा बस अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी मैं चली जाऊंगी गाड़ी से। और वो चुपचाप बैठती अपने गाड़ी में और निकल जाती है। लेकिन साथ ही अर्चना जी ने एक और गाड़ी भेज दी थी उनके पीछे पीछे, और साथ ही उस गाड़ी में उनके घर वालों के लिए कुछ मिठाइयाँ और कपड़े थे। और होते भी क्यों ना पहली बार बहू अपने घर जा रही थी, तो ऑब्वियसली कुछ रस्म रिवाज थे। हाँ, वो बात अलग थी कि अविनाश के घर में ज़्यादा ये रस्म रिवाज के परंपरा माने नहीं जाते थे, क्योंकि अविनाश को ये सब पसंद नहीं था। थोड़ी ही देर में अब त्रिशा की गाड़ी पहुंच चुकी थी उसके अपने रावत खानदान में, जहां वो उतरती तो है, लेकिन ये घर देख कर के ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, आपका घर यहाँ? त्रिशा सुनकर कहती है, नहीं वो मुझे कुछ काम था, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। और ये बोलकर वो जल्दी से उस घर की तरफ आगे बढ़ती और दरवाजे को खोलते हुए अंदर निकल गई थी और ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहती है, मम्मी, मम्मी देखो मैं आ गई, हाँ मैं अंदर आ रही हूँ। शायद वो सब ड्राइवर को सुनाने के लिए बोल रही थी। और तभी वो अंदर की तरफ पहुँचती है, जहाँ पर इस वक्त कुछ अजीबोगरीब आदमी लोग बैठे हुए थे। शायद वो ऐसा लग रहा था जैसे भाड़े के गुंडे हों, बहुत ही ज़्यादा चीप क्लास के। और वैसे ही वो लोग त्रिशा को देखते हैं, उनकी नज़रों में एक अजीब सी गंदगी तैर गई थी। त्रिशा एकदम से पीछे होते हुए अपने पर्स को आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये वो पैसे तो नहीं मिल पाए मुझे, मगर ये वो जेवर हैं, पूरे बहुत महंगे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग के लिए काफ़ी होंगे। आप प्लीज़ मेरे घर वालों को ब्लैकमेल करना बंद करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़। और ये बोल करके वो वहाँ से जल्दी से भाग निकली थी। लेकिन वो आदमी लोग पर्स को खोले थे, वो एकदम से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, अरे ये हमारे लिए लाई हो तुम तो बड़ी भोली और बड़ी प्यारी हो, हमें लगता है कि अब तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत हो और हम ये कांड कर ही सकते हैं। अगर इसी तरह से हमें माल देती रही तो हमें तुम्हें ब्लैकमेल करने का मन तो और करेगा ही ना। तुम्हें पता है तुम कितने महंगे जेवर हमें दे रही हो। ये सुनते ही त्रिशा पीछे मुड़ते हुए कहती है, बस इसी वजह से तो कह रही हूँ, अब जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। आइंदा से हम आपको नहीं जानते और ना ही आप हम लोग को जानते। हाँ, छोड़ रही हूँ आपके। और ये बोलकर वो जल्दी से वहां से जाने लगी थी। लेकिन तभी एक आदमी उसमें से उठते हुए कहता है, अरे अरे अरे, ये किससे आप रिक्वेस्ट कर रही हैं त्रिशा जी? हाँ, त्रिशा मेहरा बन गई हो तो बहुत बोलना सीख गई हो। क्या बोला है मैंने तेरे बाप को कि पूरी जिंदगी भर अब वो हमारे गुलामी करेगा, और तुम हमें तब पैसे दोगी जब हम तुमसे कहेंगे, वरना ससुराल में आकर ऐसी बेइज्जती करूँगा ना तेरे घर की कि कोई तेरे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। निकल इधर से, हमें ऑर्डर दे रही है।
त्रिशा बस रोते रोते वहाँ से जा चुकी थी और गाड़ी में बैठते हुए कहती है, चलिए। ड्राइवर को थोड़ा सा अजीब तो लगा था कि ये कौन सी जगह है, ये तो त्रिशा का घर भी नहीं था। ड्राइवर को इसमें कुछ तो वियर्ड लगा था। आखिर कहाँ गई थी त्रिशा? लेकिन वो ड्राइवर था, कुछ पूछ भी नहीं सकता था। बस वो गाड़ी घुमाता है क्योंकि त्रिशा ने बोला था कि अब डायरेक्टली मेंशन चलो, क्योंकि त्रिशा को अभी बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और जिस तरह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। रियर व्यू मिरर में ड्राइवर उसको देखते हुए कहता है, मैडम आपका घर अब पास में ही तो है, हमें लगता है कि हमें वहाँ चल लेना चाहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन त्रिशा इस बात पर कुछ नहीं कहती, जिससे ड्राइवर गाड़ी को उसके घर की तरफ ही बढ़ा दिया था। और त्रिशा जो कि बाहर निकलती क्योंकि उसे गाड़ी में बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस हो रही थी। वो देखती है कि इस वक्त अपने घर के ठीक सामने खड़ी है। और उसे भी लगता है कि उसे अपने मॉम डैड को ये सारी बातें बता देनी चाहिए। घर के अंदर जैसे ही वो दाखिल हुई थी तुरंत ही सुहाना जी आकर के उसको अपने सीने से लगाते हुए कहती हैं, क्या हुआ बेटा? हाँ ठीक हो तुम? तभी त्रिशा धीरे से कहती है, अकेले आई हूँ माँ, आप परेशान मत होइए और आप नॉर्मली बिहेव कर सकते हैं मेरे साथ। ये सुनते सुहाना जी कहती हैं, अच्छा मुझे लगा कोई और भी आया होगा। वैसे जो कहा था वो हो गया ना? बात किया तुमने अविराज से? ये सुनते त्रिशा कहती है, आप लोगों ने क्या कहने को बोला है, आप लोगों को अंदाजा भी है? मैं इसे कैसे बोल सकती हूँ? तभी इस बात पर केशव जी नीचे उतरते हुए कहते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हो? तुम्हारा पति है वो, और तुम्हें क्या लगता है हमने अपनी दोनों बेटियों की शादी ऐसे घर में क्यों करवाई है? अगर हमारी दिक्कतों को वो ठीक ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा? तुम तो किसी लायक निकली नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनते बनते इतना वक्त लग गया कि तुम हमारे घर से ही जा चुकी हो। मतलब पर बचपन से इन्वेस्ट करे, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो तुम तो मुंह दिखा कर निकल गई बेटा। ये सुनती त्रिशा कहती है, मैंने उन लोग को अपने कुछ जेवर दे दिए, लेकिन घर वालों को ये बात पता नहीं है। मुझे नहीं पता जब पता चलेगी तो क्या होगा, पर आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी इंतज़ाम, लेकिन मैं उनसे पैसों के बारे में बात नहीं कर सकती। ये सुनते ही सुहाना जी कहती हैं, पति है वो तुम्हारा, अगर उसे अपने हिसाब से रखोगी तो हर बात कर सकती हो और वो हर बात मानेगा तुम्हारी। और सुहाना जी जो कि त्रिशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम इतनी खूबसूरत हो और उसका अगर फ़ायदा भी नहीं उठा पा रही हो तो तुमसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे पति है तुम्हारा, तुम जो चाहोगे करवा सकती हो उससे, मुट्ठी में बांध कर रखो उसे। और इतने अमीर घर में गई हो, अगर उनसे तुम 1-2 करोड़ मांग भी लेती हो तो क्या हो जाएगा? तभी बगल से आवाज़ आती है, थोड़ी सी शर्म भी कर लो। अरे मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाओगे तुम लोग? बच्ची है वो, उसके परिवार को भी लूटने के पीछे पड़े हो। अभी बचपन से क्या कम सताया उसे? तुम लोगों की ही बेटी है। ये सुनते केशव जी कहते हैं, आप तो चुप ही रहिए, हम लोग की बेटी है इसीलिए तो कह रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है क्या? और किस काम की फिर? बचपन से लेकर आज तक क्यों ही पाला फिर हमने इसे? इसीलिए कहता था अगर बेटा होता तो आज हमारे साथ होता, हमारे लिए बहुत कुछ करता, लेकिन बेटी है तो इससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यही बात त्रिशा को अंदर से हमेशा खोखला कर देती थी और वो अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग की मर्जी की रकम मिल जाए, पर ऐसे नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकती इस बारे में, वो क्या सोचेंगे? सुहाना जी कहती हैं, मुझे नहीं पता क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, लेकिन हम इस घर में और दिन तक नहीं रह सकते, और ये हमारा घर नहीं है, तुम जानती हो ना। हमें कुछ नहीं पता, जैसे तैसे करके ये सारा नाटक ख़त्म करना है हमें। ऐसे गुंडे के घर में रह रहे हैं कि हर महीने किराया नहीं मांगते, मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देता है। अगर अपना घर नहीं हुआ ना त्रिशा तो सब बिगड़ जाएगा, और शायद तुम्हें मेरी लाश देखने को मिलेगी अगली बार। जाओ यहाँ से। जैसे अभी त्रिशा रोते हुए अपने घर से बाहर की तरफ निकल रही थी, तभी शकुंतला जी उसे आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, अपनी दादी से तो मिलकर जाओ, हम पता नहीं और कितने दिनों के मेहमान हैं हम। जैसे ही त्रिशा ने आवाज़ सुनी थी, वो भागते हुए जाकर के अपनी दादी के पैर के पास बैठती और धीरे से उनके पैर को अपने हाथ से छूते हुए कहती है, मुझसे ना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? शकुंतला जी जो कि सुहाना जी और केशव जी को देखती हैं और फिर कहती हैं, अब क्या मेरे सर पर ही खड़े रहोगे?
जाओ अंदर। बच्चे कुछ बात भी नहीं कर सकती अपनी दादी से। जाओ, हटो यहाँ से सबके सब। और फिर वो त्रिशा को अपने बगल में बैठा करके उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम्हें भगवान की कृपा से अच्छा इंसान मिला है, उसको कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देना। हाँ, उससे प्यार करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करेगा। ये सुनती त्रिशा कहती है, आप किसकी बात कर रही हैं? क्योंकि मुझे तो आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मुझसे प्यार करे दादी। आप अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे और प्यार कर सकता है। और मुझे लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं हैंडल कर लूँगी सब कुछ अकेले। अब तक करते आई हूँ, आगे भी कर लूँगी। और मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ ना, सब हैंडल कर लूँगी। और ये बोलकर वो अपनी दादी के गले से लगते हुए बस चुपचाप ऐसे थोड़ी देर सुकून ढूंढ रही थी। लेकिन ये सुकून उसे कहीं तो मिलता था जिसके बारे में वो अपनी दादी से बता नहीं रही थी। लेकिन तभी शकुंतला जी उसके सर पर सहलाते हुए कहती हैं, अगर मैं नहीं रहूँगी तो अविराज के सीने से लग जाना। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा इंसान चुना है भगवान ने। संभाल कर रखना है इस रिश्ते को बेटा, किसी की आँच ना लगे इसे। ये सुनते ही त्रिशा धीरे से खड़े होते हुए कहती है, आज तो लग गई दादी। जिसे अच्छा समझ रही थी वो भी अच्छा नहीं निकला। आपको सच्चाई नहीं पता ना। खैर, मैं बहुत खुश हूँ। उस परिवार में मेरी अपनी दीदू तो खुश है, यही देख देख करके मुझे अच्छा लगता है। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं कभी भी इस रिश्ते को खतरे में नहीं डालने दूंगी, चाहे भले ही मुझे कितनी भी घुटन क्यों ना महसूस हो। अब तो आदत हो गई ऐसे घुट घुट कर रहने की। और ये बोलकर वो बस आशीर्वाद लेकर के अब इस घर से बाहर निकल चुकी थी। तो जैसे बाहर निकलती है, कुछ लोग यहाँ पर अपने हाथों में कुछ डब्बे और कपड़े लेकर के खड़े थे और धीरे से परमिशन लेते हुए कहते हैं, मैम ये ने भिजवा है, कैसे हम अंदर ले जा सकते हैं? त्रिशा अपने सर को बस हाँ मिलाते हुए कहती है, यहीं रख देना बाहर, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, मम्मी बाद में ले लेंगी। और ये बोलकर वो अब बैठ चुकी थी अपनी गाड़ी में आकर। और वहीं अब गाड़ी मुड़ चुकी थी दोबारा से मेहरा मेंशन की तरफ। एक काम तो हो गया था। हाँ, वो बात अलग थी कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था। जब उसके परिवार वाले उसके इस जेवर के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देगी त्रिशा, यही वो सोच सोच करके काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो रही थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि कहीं अविराज को अगर ये बात पता चली तो वो तो ये सब कुछ पता चलेगा, तब तो उनका भरोसा ही टूट जाएगा त्रिशा से और वो त्रिशा से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे। लेकिन इसमें त्रिशा कर भी क्या सकती थी? अब जो भी कुछ उसके मम्मी पापा उसे करवा रहे थे उसे करना पड़ रहा था। अगर नहीं भी करती तो वो जाती कहाँ? क्या जवाब देती अपने मम्मी पापा को कि वो उनका सहारा नहीं बन सकती? कितने सारे दिल और दिमाग में जंग छिड़े हुए थे त्रिशा के। तूफान चल रहा था उसके अंदर, लेकिन चेहरे पर एक शक्ल नहीं आने दे रही थी वो। और इसी तरह से वो फाइनली अब उस मेंशन में पहुंचती है जहाँ उसे अपने कदम भी रखने में डर लग रहा था। और वो खुद से ही कही जा रही थी, मैं इस घर को डिजर्व नहीं करती ना भगवान। मैंने चोरी कर ली अपने ही ससुराल से। क्या करूँगी, क्या जवाब दूँगी, क्या कहूँगी उनसे अगर उन्हें पता चला कि मैंने। और बस वो यही सब सोचते सोचते अंदर की तरफ जा रही थी। तभी अचानक अर्चना जी उसके सामने आते हुए कहती हैं, त्रिशा तुम्हें पता है? जैसे ही त्रिशा ने सुना था उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है, कहीं ने पता तो नहीं चल गया? क्या पूछने वाली है? क्या हो गया, ऐसे अचानक से मेरे सामने क्यों आ रही है? अर्चना जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम्हें पता है क्या हुआ त्रिशा? ये सुनती त्रिशा कहती है, जी क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बाहर गई थी। ये सुनते ही अर्चना जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? तुम्हें पता है अभी अभी खुशखबरी आई है। मेरी बहन है ना, उसकी बहू को प्यारा सा बेटा हुआ है। हम सोच रहे थे कि उससे जाकर मिला है, तुम चलोगी? ये सुनते ही त्रिशा कहती है, मुझे वहाँ ठीक। लेकिन तभी अर्चना जी कहती हैं, नहीं नहीं तुम रहने दो, वरना तुम्हारे अविराज जी यहाँ करके बोलेंगे कि हमारी बीवी को आप कैसे लेती गई बिना मेरे परमिशन के, उसे हर जगह क्यों ले जाती हैं आप, ये वो फलाना ढिमकाना। हमें नहीं सुनने भाई उनके ताने। तुम घर पर ही रहो, हम सब जा रहे हैं, ठीक है? और मृदुल को भी लेकर जा रही हूँ मैं। वो क्या है ना कि उन लोगों को मिलना था मृदुल से। ये सुनती त्रिशा कहती है, जी कोई बात नहीं। अर्चना जी कहती हैं, तो तुम अकेले ही रहोगी, बाकी यहाँ पर मेड वगैरह हैं,
तो तुम कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर देना। हाँ, ये सुनते ही तृषा कहती है, जी बिल्कुल। अब जाकर उसे थोड़ा सा सुकून मिला था कि चलो बात तो कुछ और है। तभी नूर, जो कि साइड से उसके कंधे पर मारते हुए, कहती है, क्या बात है भाभी, आप तो ऐसे डर गए जैसे कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो आपसे। ये सुनते ही तृषा कहती है, नहीं मैं ऐसा ऐसा तो नहीं है। और ये बोलकर बस उसने अपनी थूक गटक ली थी। मृदुल भी उसके साथ थी। वहीं मृदुल भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अंदर तो आ जाओ कम से कम। अच्छा सुनो, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। और वो उसे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहती है, मम्मी पापा ठीक है ना, क्या हुआ, अचानक से तुम्हें ऐसे जाना पड़ गया, सब ठीक है वहाँ पर। ये सुनती तृषा कहती है, हाँ वो बस दादी को देखने गई थी, वो उनके घुटने का दर्द बढ़ गया था ना, तो जानती हो ना आप, वो मेरे बिना दवाइयाँ भी ठीक से नहीं लेती हैं, आदत है उनकी, बस और कुछ खास नहीं। ये सुनते मृदुल कहती है, कितने जिम्मेदार हो ना तुम, छोटी हो मगर फिर भी दादी तक का ध्यान रखती हो, और मैं अपने मम्मी पापा तक। खैर अभी मैं इस बारे में बात नहीं करती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ, हाँ ध्यान रखना तुम। और ये बोल करके वो उसको गले लगाते हुए वहाँ से जा चुकी थी। सब लोग के चेहरे तो बिल्कुल नॉर्मल थे, सब लोग की ज़िंदगी भी नॉर्मल चल रही थी, मगर तृषा की क्यों नहीं। वो खुद से ही बार बार यही सवाल करते करते कमरे के अंदर जा चुकी थी और पर्स को एक साइड में फेंकते हुए अपने हाथों को एक दूसरे के साथ बांधते हुए कहती है, क्यों क्यों सब कुछ ठीक नहीं होता मेरी ज़िंदगी में, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। अब तो मैं अपने हस्बैंड को भी अपना नहीं कह सकती, उनके बारे में जो भी कुछ मुझे पता चला, अब तो मुझे उनसे भी डर लग रहा है। किस पे भरोसा करूं मैं गाना, क्यों हमेशा अकेला कर देते हो मुझे, क्यों क्यों मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या वाकई मेरी ज़िंदगी इतनी टफ बनाने में आपको मज़ा आता है, आपको तरस नहीं आती मुझ पर। तृषा को ज़रूर लग रहा था कि वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, मगर उसे नहीं पता था कि कान्हा जी ने उसकी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को पहले से ही भेज रखा है जिसके बारे में शायद उसे अंदाज़ा तो नहीं है, मगर हमेशा उसका साथ देता है। भले ही अविराज ऑफिस में थे, मगर उनकी नज़र उनकी तृषा से नहीं हट रही थी। जब वो बाहर थी तब भी ड्राइवर से वो लगातार कनेक्ट कर करके बार बार तृषा का हाल चाल पूछ रहे थे। हाँ, मगर तृषा की ड्राइवर ने ये बात भी बता दी थी कि उसकी हरकतों में कुछ तो ऐसा वियर्ड था जो ऐसा लग रहा था तृषा को बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है और डरा रहा है। और तृषा जहाँ पर भी गई थी, वापस आने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान और डरी सहमी थी। और उस जगह के बारे में अविराज ने अपने बॉडीगार्ड से पता लगाने के लिए बोल दिया था कि आखिर तृषा की लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि मैडम जी खुद तो कुछ नहीं बताएंगी। और इसी तरह से तृषा चुपचाप शांति से उन्हीं कपड़ों में बेड पर आराम से बैठी हुई थी। हाँ, मगर वो सिर्फ बैठी नहीं थी, उसके दिमाग में बथेरे सवाल, बथेरी बातें चल रही थी। तृषा इसी बात से डर रही थी कि कब उसके परिवार वाले आएंगे और कब उसे सवाल करेंगे, कब उसके कब उसके सामने वो जेवर वाले सवाल रख दिए जाए, उसे खुद भी नहीं पता था। और उसके बाद क्या होगा तृषा का। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन शायद भगवान आज उसे बचाने के मूड में थे और आज उससे कोई भी सवाल करने के लिए घर पर मौजूद ही नहीं था। सारे लोग अगले दिन आने वाले थे और इस बारे में तृषा को भी पता चल चुका था। तृषा को इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है और फाइनली अब जाकर के वो थोड़ी सुकून की नींद ले पाई थी। लेकिन जैसे अभी रात के 2:30 बजे थे, अचानक ही उसका दरवाज़ा खुल गया था, जिससे तृषा की भी नींद एकदम से खुल जाती है, क्योंकि अकेले सोने में उसे हमेशा डर लगता था। अभी जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली थी, उसके ठीक सामने विराज खड़े थे, जिससे वो एकदम से चिहुक करके उठ गई थी और हाँफते हुए कहती है, आप आज अचानक से यहाँ। अविराज उसको ऐसे डरता हुआ देखकर धीरे से उसके गालों पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, क्या हो गया, मैं अपने कमरे में आया हूँ, इतना क्यों घबरा रही हो और लाइट ऑन करके सोती हो तुम। तृषा धीरे से कहती है, वो मुझे डर लगता है। आप यहाँ अचानक से आइए, सो जाइए। अविराज उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, तृषा मुझे इस समय तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या बात चल रही तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें इतना ज़्यादा तंग कर रही है कि तुम मुझे भी नहीं बता पा रही हो, खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ है, डर लग रहा है मुझसे। ये सुनते ही तृषा हल्का पीछे होते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा। तभी अविराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलो तुम्हें कहीं ले चलना है। ये सुनते ही तृषा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनते हुए विराज, जो कि उसकी ऐसी टोन, वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें तृषा, मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा घूम लोगी, थोड़ा फ्रेश महसूस करोगी, चलो और कपड़े चेंज कर लो। ये सुनते ही तृषा कहती है, हाँ वही तो बात है, मैं ये कह रही थी कि ऐसे कैसे जाऊँगी, कपड़े चेंज करके चलती हो ना।
अभी नींद भी आ रही है मुझे बहुत ज़ोर से, कभी और चल लेंगे। ये सुनते अविनाश जो कि उसके कंधे पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहते हैं, त्रिशा मैडम, मैंने कहा है ना अभी आप चल रही हैं, और अगर आप अभी ऐसे कपड़े चेंज नहीं करना चाह रही तो मैं तुम्हें ऐसे ही ले चल सकता हूँ, बताओ ऐसे चलोगे? ये सुनते त्रिशा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं ऐसे नहीं चलूँगी, चेंज ही कर लेती हूँ। उसे नहीं पता था कि आखिर क्या होने वाला है, और जैसे पैसेंजर सीट पर आकर के वो बैठी थी और ड्राइविंग सीट पर अविनाश, गाड़ी स्टार्ट होते ही त्रिशा के दिमाग में वानिका की कही हुई सारी बातें एकदम से अब फ्लैशबैक में चलना शुरू हो गई थी। किस तरह से वानिका ने उसे पहले से ही सचेत किया था, किस तरह से वानिका ने उसे पहले से ही सचेत किया था। मुझे नहीं पता आपके बारे में कुछ भी, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैम, मगर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान से आपकी शादी हुई है वो ठीक नहीं है। मैं उन्हें बहुत अच्छा समझती थी पहले, लेकिन मेरे घर आकर मेरे सामने उन्होंने मेरे मुझे बताने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन उन्होंने मुझे खरीदने की बात की थी, और वो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने आपसे शादी किस इंटेंशन से किया, पर आप बच कर रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी। आई एम सो सॉरी टू से दिस मैम, पर आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। और ये बोल करके वानिका जो कि यहाँ से निकलते निकलते विक्रांत से जाकर टकरा गई थी, और वहीं त्रिशा जिसके दिमाग में तभी से सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे, क्या वाकई कहीं बेचने तो नहीं जा रहे, कहाँ लेकर जाएंगे। तभी त्रिशा ध्यान देती है कि बाहर के रोड तो पूरी तरह से सुनसान है और यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर कौन सी जगह पर अविनाश उसे लेकर जा रहे थे। त्रिशा तुरंत ही उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं और ये कौन सी जगह है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हम। उसकी ऐसी घबराई हुई आवाज़ को सुनकर के अविनाश के चेहरे पर एक हल्की से स्मोक आ गई थी, और वो गाड़ी को एक साइड पे लगाते हैं जहाँ पर पूरी तरह से जंगल भरा इलाका था और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और त्रिशा ऐसी जगह पर कैसे, आखिर कैसे यहाँ पर रहेगी वो, और क्या क्या होने वाला है उसके साथ, क्यों आखिर ऐसे अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी आखिर। तभी अचानक ही अविनाश जो कि पूरी गाड़ी पर अब कर्टन्स लगाना शुरू कर दिए थे, और ताकि अंदर जो भी हो बाहर किसी को भी नजर ना आए। ये देखते त्रिशा जो कि अविनाश को रोकते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, अचानक से यहाँ गाड़ी क्यों। तभी अविनाश जो उसके गर्दन पर अपने हाथों को धीरे से रखते हुए कहते हैं, क्या बात है, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा सच पता चल गया है। ऐसे अच्छा ये पता भी चल जाना चाहिए त्रिशा, क्योंकि मैं भी ज़्यादा दिन तक इस बात को छुपाना नहीं चाहता था, और कितना ओवर केयर करूँ तुम्हारा, तुम हो कि मानती नहीं हो मेरी बात। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे साथ प्यार से तुम्हें फूलों की तरह पालूंगा, और उसके बाद तुम्हें यू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सुनते त्रिशा कहती है, नहीं। तभी अविनाश कहते हैं, फूल तो बेड पर पड़े हुए अच्छा लगता है ना, या फिर कहीं यूज़ किए जाए, और अगर इस फूल को मैं फूल की तरह पाल कर भी उसका इस्तेमाल ना कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा, है ना। ये सुनते त्रिशा कहती है, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। अविनाश ये सुनते हुए कहते हैं, कौन से घर जाना है तुम्हें, वो तो तुम्हारा घर भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे घर वाले किसी और के घर पर रह रहे हैं, पैसे दे करके, जैसे कि रेंट पर रहा जाता है, काइंड ऑफ दैट। और उसमें तुम्हारे घर वाले ट्रैप में फंस चुके हैं। तुम्हारा वो लैंडलॉर्ड बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान है, और वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हारे किसी वीडियोस को लेकर, है ना। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, आपको कैसे पता। अविनाश जो कि उसकी तरफ और झुकते हुए कहते हैं, मुझे सब पता होता है। खैर तुम्हें मेरे बारे में क्या पता चला है, कहीं ये तो नहीं पता चला कि मैं लड़कियों की स्मगलिंग करता हूँ। जैसे त्रिशा ये सुनी थी उसके मुंह एकदम से खुल गए थे, और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हो नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो प्रोफेसर। तभी अविनाश हल्का हंसते हुए कहते हैं, प्रोफेसर प्रोफेसर कौन त्रिशा, तुम्हें मैं प्रोफेसर लगता हूँ। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, आप प्रोफेसर, यहाँ आप झूठ झूठ बोल रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं पता आपके बारे में, सच में, गॉड प्रॉमिस। अविनाश ये सुनते हुए कहते हैं, तुम भगवान की कसम भी झूठ खाते हो, तुम तो बहुत बुरी लड़की हो त्रिशा। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे स्मगलिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो पीछे वाले सीट पर चलो। ये सुनते त्रिशा कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी।
लेकिन अविराज अब दरवाजे को खोल चुके थे। त्रिशा भी एकदम से कोशिश करती है कि वो भी दरवाज़ा खोले और यहाँ से भाग निकले, लेकिन जैसे अभी वो दरवाज़ा खोलती और भागने की कोशिश करती, अविराज ने उसको पीछे से ही जोर से ग्रैब कर लिया था और ज़बरदस्ती उसे पीछे वाले सीट पर ऑलमोस्ट धक्का ही दे देते हैं और ज़ोर से खुद भी अंदर की तरफ आकर के दरवाजे को बंद करते हुए अब पूरी गाड़ी को लॉक कर चुके थे, सिर्फ अपने वॉइस के कमांड से। और जब तक अविराज नहीं चाहते अब दरवाजे के लॉक को कोई नहीं खोल सकता था। ये अविराज की गाड़ी थी, ऑब्वियसली अविराज की तो बात मानती ही। तभी त्रिशा कहती है, मैं क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे घर जाना है प्लीज़। अविराज ये सुनते हुए कहते हैं, तुम्हारा तो कोई नहीं है त्रिशा अपना। अगर तुम्हारे घर वालों को ये बात पता भी चलेगी मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था या फिर किसी और से तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करवा रहा था तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पता है ना तुम्हें, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते त्रिशा। तुम जो भी हो अब मेरी ही हो। अब फिर मैं चाहे कुछ भी करूँ तुम्हारे साथ। कि सुनते त्रिशा कहती है, मैं मार दूंगी आपको, आप जानते नहीं है मुझे ना कुंफू आता है, मैं आपकी जान ले लूँगी, बहुत खतरनाक हूँ मैं। ये सुनते हैं विराज ज़ोर से उसके दोनों हाथों को ग्रैब करते हैं और उसे अचानक ही अपने गोद में ज़बरदस्ती बिठाते हुए उसकी आंखों पर अपने हाथों को रखते हुए कहते हैं, एकदम शांत रहना, कुछ नहीं बोलोगी तुम। ये सुनते त्रिशा कहती है, मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला दूंगी, कोई भी आ जाएगा और सब आपको मिलकर मारना शुरू कर देंगे, जान ले लेंगे आपकी। ये सुनते विराज कहते हैं, अरे तुम बार बार जान लेने वाली क्यों बात करती हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो? तुम इतने बड़े माफिया के साथ बैठी हो त्रिशा। ये सुनते त्रिशा अपने चेहरे को अविराज की तरफ बहुत ही मुश्किल से मोड़ते हुए कहती है, माफिया? आप माफिया भी हैं? वो गुंडागर्दी करते हैं आप? अविराज इस बात पर अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं, पर गुंडा साउंड सो चीप राइट? तो मुझे माफिया ही बुलाओ या फिर तुम मुझे गैंगस्टर बुला सकती हो। त्रिशा सुनकर कहती है, मैं फंस गई हूँ ना, मैं पक्का फंस गई हूँ ना, मुझे नहीं पता था आप ये सब भी करते हैं, सॉरी। ये सुनते विराज उसको और जोर से ग्रैब करते हुए कहते हैं, हाँ वो सब तो ठीक है, पर अभी सॉरी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। काम करो तो मेरे गुस्से को ठंडा कर दो, क्योंकि अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी बीवी ने मुझसे अपनी बात छुपाने की कोशिश की, वो इतना ज़्यादा टेंस थी मगर फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सुनती त्रिशा कहती है, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा था कल से, पर मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं आपको छोड़ नहीं सकती। घर वाले बहुत डांटेंगे अगर मैं आपको छोड़ करके घर वापस लौटूंगी तो। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। अविराज अपना उसे गाल दिखाते हुए कहते हैं, किस करो मुझे। त्रिशा सुनकर कहती है, क्या? अविराज सुनकर कहते हैं, हाँ किस करो मुझे, फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर हम मिल करके सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देंगे। ये सुनते त्रिशा कहती है, आप माफिया हैं? जैसे ही त्रिशा ने इतना बोला था विराज अपने एक ही हाथ से अपने गाल को टच करते हुए कहते हैं, माफिया हो तो माफिया को किस करने से मलेरिया नहीं होता है, करो। और वैसे भी तुम्हें समझ में आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है त्रिशा, अगर तुम मेरे गुस्से को शांत नहीं किया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये सुनते त्रिशा जो कि अपना मुंह से खोलती है और फिर अविराज के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहती है, अच्छा ठीक है करती हूँ। और ये बोल करके वो अपने लिप्स को धीरे धीरे करके पाउट बनाकर आगे बढ़ा रही थी और जैसे अभी अविराज के गालों तक पहुंच पाती अचानक के अविराज ने अपने चेहरे को उसकी तरफ मोड़ दिया था और अभी उन दोनों के बीच लिप किस हो पाती उससे पहले अविराज उसके गालों को दबाते हुए उसे अपनी जगह पर रोकते हुए कहते हैं, तुम भी ना त्रिशा, कितनी ठरकी हो, तुम्हें माहौल में समझ में भी आ रहा है क्या चल रहा है, सिनेरियो का कोई आइडिया नहीं है तुम्हें, तुम सीरियस हो इस वक्त, बातें सीरियस हो रही हैं, मैं माफिया हूँ तुम्हें ये बात पता चल चुका है, मैं लड़कियों की स्मगलिंग करता हूँ ये भी बात तुम्हें पता चल चुकी है, और उसके साथ तुम्हारी लाइफ में अलग इतने सारे टेंट्रम्स हो रखे हैं और तुम मुझे किस करने के पीछे पड़ी हो। आई मीन ठीक है इंसान के हॉर्मोन्स कभी कभी कंट्रोल नहीं होते मगर इतना ज़्यादा, कम ऑन त्रिशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनते त्रिशा कहती है, पर आपने ही तो बोला था, आपने ही तो कहा था कि करो तो मैं काम डाउन हो जाऊंगा, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आपने ही तो कहा था। ये सुनते विराज से कहते हैं, तो मैं जो कहूँगा वो करोगी? त्रिशा सुनकर कहती है, नहीं करूँगी। अविराज अब उसको गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, नहीं करोगी? त्रिशा अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, करूँगी, क्या करना है? अविराज उसके हाथ में गन देते हुए कहते हैं, जिन लोगों ने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की उसे मार दो। जैसे त्रिशा ने यह सुना था वो गन को एक साइड में फेंकते हुए कहती है,
पागल हो गए हैं क्या? मार दो का क्या मतलब होता है? मैं नहीं मारती किसी को। अब मुझे पता है इस भोली से तृषा के अंदर एक साइकोपैथ तृषा भी रहती है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और अपने इस गुस्से को और ज़्यादा छुपाने की कोशिश मत करो। ये गन पकड़ो और जा कर के ठोक दो। उन लोगों को यहीं पर पास में बांध कर रखा है मैंने। तृषा ये सुनकर कहती है, उस दिन मैंने जो भी कुछ कहा था और जो भी कुछ किया था अंदर से मैं बहुत डर रही थी। देखिए आप ना मुझे बाकी माफिया मत समझिए, कल जो भी हुआ उसके बाद आप शायद मुझे गलत समझने लगे। मैं नहीं हूँ आपकी तरह डेंजरस, मुझसे नहीं होगा ये सब। अविराज उसके गालों पर अपना हाथ प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, डर क्यों रही हो, मैं हूं ना। और अब तक तुम्हें मेरे बारे में पता ही चल चुका है। माफिया हूँ, स्मगलर हूँ, तो ऐसे छोटे मोटे कांड को मैं छुपा लूंगा, तुम परेशान मत हो। पुलिस तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगी, चलो। और ये बोलकर उसके साथ अब बाहर निकलते और उसको भी अपने हाथ पकड़ करके खींच करके बाहर की तरफ ला रहे थे। तृषा बार बार मना कर रही थी लेकिन अविराज उसको घूरते हुए कहते हैं, तुम अब मेरी बात को डिनाई करोगे, इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। तृषा मुंह बनाते हुए कहती है, हम बहुत बुरे हैं। अब जबरदस्ती अविराज जो कि उसको एक कॉटेज के पास लेकर गए थे जहाँ बहुत ही खूबसूरत सा माहौल तो था लेकिन अंदर इस वक्त अंदर उसके सिर्फ और सिर्फ चीखें गूंज रही थी। अंदर उन सारे आदमियों को इस वक्त बांध कर रखा गया था जो कि तृषा के मॉम डैड और साथ ही तृषा को ब्लैकमेल कर रहे थे पैसों के लिए। वहीं तृषा जो कि अपने हाथों में कांपते हुए हाथों में गन पकड़े हुए अविराज के साथ फाइनली उस कॉटेज के अंदर आई थी और अविराज का हाथ जोर से थामे हुए कहती है, मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है। अविराज उसके गालों पर प्यार से अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, डर तो लगेगा तुम्हें, तुम्हारे जैसी और ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को इसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। उनके गलत वीडियोस बनाए जाते हैं और फिर उनके साथ वो लोग जो मन चाहे वो करते हैं। तृषा, तुम्हें इस वक्त डर ज़्यादा लग रहा है या फिर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है? यह सुनते ही तृषा जो कि अपनी नज़रों को उठा करके अविराज की तरफ देखती है। अविराज उससे आगे पूछते हैं, तुम्हें इस वक्त गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या फिर डर ज़्यादा लग रहा है? ऐसे ही ये लोग बाकी लड़कियों के साथ भी करेंगे, तुम तो फिर भी काफ़ी बड़ी हो, मगर इसमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी होती हैं। तृषा, उन बच्चियों का सोचो जिनके पास कोई नहीं होता, तुम्हारे पास तो मैं हूँ। बाकी उन लड़कियों का क्या? ऐसे लोग इस दुनिया में रहने चाहिए। और अगर तुम्हें मौका मिल रहा है ऐसे कचड़े को साफ करने का तो तुम इतना प्यारा मौका कैसे गवा सकती हो? तृषा ये सुनकर अपने हाथों में उस गन को देखती और फिर अविराज की तरफ। अविराज उसके दूसरे हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस गन को अब धीरे से लोड करवा दिए थे और फिर तृषा की उंगली को ट्रिगर पर रखते हुए कहते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? कई लड़कियां खुद की जान ले लेती हैं ऐसे लोगों की वजह से। उनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं, उनके माँ बाप तक की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। तृषा, तुम्हें इस वक्त गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या फिर डर ज़्यादा लग रहा है? तृषा जिसके चेहरे पर अब गुस्से से पसीने आ रहे थे जो कि अभी तक तो डर के थे और वह अपने हाथों से अपने माथे को धीरे से साफ करते हुए कहती है, मुझे मुझे गुस्सा मत दिलाइए, ये ठीक नहीं होगा। पुलिस को भी तो दे सकते हैं ना इन्हें, पुलिस हैंडल कर लेगी। ये सुनते हैं विराज उसे कहते हैं, पुलिस? तुम्हें पता है ऐसे लोग पॉलिटिशियन के कुत्ते होते हैं और पुलिस इनकी चमचेगिरी करती है। देख लो तुम, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये किसी और लड़की के साथ भी ऐसा करेंगे, फिर वो लड़की अपनी जान लेगी और फिर ये न्यूज़ तुम तक पहुंचेगा और तब तुम्हें कितना रिग्रेट होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो सही लगे वो करो। ये सुनते ही तृषा जो कि सामने बैठे उस आदमी की तरफ देखती है जो कि वाकई उसे काफ़ी वक्त से ब्लैकमेल कर रहा था वीडियोस को लेकर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और आज तो उसने ये बात उसके खुद के ससुराल में जाकर के बोलने की बात की थी। और वाकई अगर आज अविराज उसके बारे में ये सब कुछ नहीं जान पाते तो तृषा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। अगर उसके वो ऐसे बेकार से वीडियो उसके ससुराल तक पहुंच जाता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। और अविराज जो कि तृषा के कंधे पर धीरे से जैसे ही हाथ रखे थे, तृषा तुरंत ही गन को उन लोगों की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, मार दो इन्हें। अब जाकर के अविराज के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल तैर गई थी और अब उन्हें लगा था कि फाइनली उनकी साइकोपैथ तृषा धीरे धीरे बाहर आ रही है। वो उसके कंधे पर अपने चिन को प्यार से टिकाते हुए कहते हैं, उड़ा दो सबका, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। लेकिन तृषा कहती है, नहीं, मैं सबको तो नहीं मारूंगी, लेकिन जिस इंसान ने मुझे ब्लैकमेल किया उसे नहीं छोड़ूंगी, आप देख लीजिएगा। और फिर ये बोलते हुए अब उसने ट्रिगर दबा दिया था, लेकिन जैसे ही
वो ट्रिगर दबाई थी। इस वक्त बंदूक में गोली तो थी ही नहीं। ये देख करके तृषा, जो बार बार ट्रिगर दबाए जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो तो जैसे मारना चाह रही थी, वो इंसान अभी भी चुपचाप बैठे हुआ था और सांस ले रहा था। तृषा ज़ोर से अपनी पूरी ताकत से उस बंदूक को एक साइड में फेंकती और उस आदमी के सामने पहुंचते हुए ज़ोर से उसके गर्दन को अपने हाथ से दबाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम्हें पता है अकेली लड़की को कितनी दिक्कत होती है जब उसको इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। तुम्हें पता है वो डर, वो समाज का डर, वो खुद के घर वालों का डर, कितना तरस आता है कि कोई उसके साथ हो। हाँ, तभी तृषा, तुम्हारे हाथों से किसी कचरे को साफ करवाने का कोई इरादा नहीं मेरा। ये सारे काम मैं कर लूँगा। बस तुम्हारे गुस्से को देखना चाहता था कि तुम वाकई किसी की जान ले सकती हो या नहीं। सॉरी, पर मुझे इसकी जान लेनी है। इसने मुझे बहुत तकलीफ दी, आपको नहीं पता है। मुझे इसे मारना है। बंदूक में गोली क्यों नहीं है? अविराज जो उसके इस रूप को देख करके थोड़ा सा तो परेशान हुए थे उसके लिए, लेकिन फिर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, तृषा एकदम शांत, चलो तुम बाहर। तृषा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान उससे चाहता क्या है। पहले उसे गुस्सा दिलाता है और फिर मना करता है कि मारे भी ना, और बंदूक भी ऐसा दिया था जो कि खाली था। अविराज उसको प्यार से गले लगाते हुए कहते हैं, बस तुम्हारे दिमाग से निकालना चाह रहा था तुम्हारा ये डर, और इससे ज़्यादा कोई और इंटेंशन नहीं था मेरा। तुम्हारे दिमाग में ये डर तुम्हें अंदर से खा रहा था, और ज़रूरी था कि तुम इसे अपने गुस्से के थ्रू बाहर निकाल सको। और आई प्रॉमिस यू, इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तृषा ये सुनकर कहती है, मैं मार तो देती ना, मारने तो देते कम से कम मुझे। अविराज अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहते हैं, मैं तुम्हें किसी का खून नहीं करने दे सकता, तुम डॉक्टर बनने वाले हो। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, ये हाथ लोगों की जान बचाएंगे तृषा, किसी के जान ले नहीं सकते, और मैं तुम्हारे हाथों से किसी का खून तो नहीं होने दूंगा। इतनी प्यारी सी बच्ची है मेरी। और ये बोल करके वो उसे ज़ोर से हक कर लिए थे। और तृषा, जो कि अब अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती और फूट फूट कर रोना शुरू कर दी थी, और साथ ही ज़ोर से उन्हें हक करते हुए कहती है, आपको कैसे सब पता चल जाता है? आपको पता है मुझे अंदर से बहुत दिक्कत हो रही थी। आप इतने टाइम बाद क्यों आए? पहले क्यों नहीं आया आप मेरे पास? अविराज ये सुन करके उसको धीरे से देखते हुए कहते हैं, तुम तो अभी मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रही थी, अब तुम बताओ, इस माफिया से दूर जाना है तुम्हें? ये सुनते तृषा कहती है, आप किसी लड़की की स्मगलिंग नहीं कर सकते, आई नो दैट, आप बहुत अच्छे हैं। अविराज सुनकर कहते हैं, मुझे पता है। और अब वो अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर की तरफ जाने का इशारा कर दिए थे ताकि उनमें से वाकई ही कोई ना बच पाए। और वो अब तृषा को अपने साथ ले जा करके फाइनली गाड़ी में बिठाते हुए कहते हैं, कैसा लग रहा है? तृषा को वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, जैसे कि उसके सर से एक बड़ा सा पत्थर हटा दिया गया। और वो काफ़ी वक्त बाद थोड़ा धीरे धीरे स्माइल करते हुए कहती है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, पर डर लग रहा है, पता नहीं क्यों पर लग रहा है। अविराज उसके बालों पर धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सा नया कांड कर दियो तुम, मगर ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड है हर वक्त तुम्हारे साथ, हर स्टेप पर, कुछ नहीं होगा। और ये बोलकर वो उसके हाथ पर धीरे से अपना ही हाथ रखते हुए अब स्टीयरिंग को मोड़ चुके थे और रास्ते में ले आकर के फिर से अभी गाड़ी खड़ा करते तृषा तुरंत ही कहती है, अब क्या करना है? अविराज रोज के चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, अब आइसक्रीम खाना है। तृषा जैसे ये सुनी थी वो थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, हाँ क्या है? इंसान है, कभी गुस्सा करते हैं, कभी किसी को मारने की बात करते हैं, कभी खुद को स्मगलर बताते हैं, कभी खुद को माफिया कहते हैं, और कभी इतना प्यार से ट्रीट करते हैं मुझे, कभी गुस्सा करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको किसी हेल्थ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की? अविराज अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, तुम हो ना मेरी ट्रीटमेंट, तुम देना। और ये बोलकर अब वो उसके साथ आइसक्रीम पार्लर के अंदर आ चुके थे। और इसी तरह से आज की रात बीती है। तृषा फाइनली अपने घर पहुंची थी और आज सुकून से वो अविनाश के सीने से लग करके सो गई थी। और आज उसके दिल को कितना हल्का महसूस हो रहा था ये सिर्फ वही समझ सकती थी। उसे नहीं पता था कि आदमी माफिया है या फिर क्या, लेकिन जो भी था उसके लिए तो उसके सब कुछ बनते जा रहे थे अविराज। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा और क्या होगा उसके घर में जब सबको पता चलेगा कि तृषा ने अपने ही घर से अपने ही जेवर चुरा करके किसी को दिए हैं। आइए जानते